हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। अभी तक हम लोगों की 2-3 क्लासेस हो चुके हैं जिनमें हम लोगों ने बात की है सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के बारे में हमने बात की है कि वहाँ के कौन कौन से प्रमुख स्थान थे, कौन से प्रमुख स्थल थे। उन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चन्नूदड़ो, इन सभी जगहों, सभी स्थलों के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने अभी तक जाना है। और फिर उसके बाद वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जाना है कि वहाँ के महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की जीवन शैली कैसी थी, वहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, और वहाँ के आर्थिक स्रोत क्या थे, मतलब कि कमाने के लोगों के जीवन यापन करने के क्या सोर्सेस थे। तो हम लोगों ने इस बारे में बात भी की है, और वहाँ व्यापार कैसे होता था, ये सब हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से चर्चा की है अपनी 3 क्लासों में, जो पिछली 3 क्लासों में। तो अपना जो सिंधु सभ्यता है वो 3 क्लासों में खत्म हुआ है, क्योंकि बहुत ही डिटेल से चीजें बताई गई हैं। आप लोगों का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपने इन तीनों क्लासों को अच्छे से देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से, ये मेरा वादा है कि कहीं नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, तो वो है आपका प्राचीन हिस्ट्री का, वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैदिक सभ्यता होती क्या है? तो वैदिक सभ्यता वेद शब्द से उत्पत्ति हुई है। वैदिक की जो उत्पत्ति हुई है तो वो हुई वेद शब्द से। अब वेद क्या होते हैं? तो वेदों की जो है संरचना किसने की है? तो वेदों की संरचना जो है आर्यों ने की है। आर्य कौन होते थे? आर्य श्रेष्ठ माने जाते थे। और ये जो है ये जो है ग्रंथों को, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था आर्यों को, तो ये जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वैदिक ज्ञान को स्रोतों के द्वारा पहुंचाते थे। मतलब बोल के सुनाते थे। जैसे पहले गुरुकुल में शिक्षा नहीं दी जाती थी, पुराने जमाने में जब शिक्षा दी जाती थी तो वहां लिखने का कार्य नहीं होता था, ऋषि मुनि लिखने का कार्य नहीं थे, बस अपने शिष्यों को बैठाते थे और उनको कहानियां सुनाते थे, उनको बताते थे, मुंह से बताते थे और वो सुनते थे। बस यही पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता रहा कि वो मुंह से बताएं और लोग सुने, और इसी के ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था। इसी से वैदिक स्रोतों की शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे आइए हम लोग बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल, इसके बारे में आज हम लोग चाहे थोड़ी ही चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे, जिससे आप लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और इससे आप लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। ये आपके जो क्लासेस हैं वो सिर्फ आपके आरओ या पीसीएस तक लिमिटेड नहीं है। ये आपकी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की क्लासें भी आपकी इस क्लासेस से निकल जाएंगी, इतना हमको भरोसा है, क्योंकि इतना हमने मेहनत की है इन क्लासों में। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? आज हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल कैसा था? ठीक, वैदिक काल शुरुआत किससे हुई है? वैदिक वेदों से। ठीक है, वैदिक की उत्पत्ति कहां से हुई है? आपकी वेदों से आपकी उत्पत्ति हुई है। वेदों से, ठीक, वेदों से आपकी क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है। वेदों का अर्थ क्या होता है? तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का अर्थ होता है आपका ज्ञान। ठीक है, अब वैदिक का, अब इसके बारे में जानेंगे कि वैदिक की उत्पत्ति किसने की है। ठीक है, वेदों को किसने लिखा है ना? वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे इस संस्कृति के, है ना? वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो वैदिक संस्कृति के निर्माता थे आर्य। आर्यों ने वैदिक संस्कृति को निर्मित किया है। ठीक है, इनके पास कोई लिपि नहीं होती थी। आर्यों की कोई लिपि नहीं होती थी। ठीक, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ज्ञान को स्रोतों के द्वारा, मतलब एक दूसरे को कहानी सुना के या फिर उसके बारे में बता के ये लोग ज्ञान का प्रवाह करते थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, ये लोग लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि आर्यों के पास कोई भी लिपि उस टाइम नहीं होती थी। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करते हैं।
हम लोगों ने ये जान लिया कि वैदिक काल किसको कहते हैं, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, इसको कैसे यहाँ पे जाना गया, कैसे ऋषि मुनि इसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते थे। तो आगे हम लोग इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आर्यों के मूल निवास के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं। आर्यों के मूल निवास के बारे में वैदिक काल में आर्यों के मूल निवास इसके बारे में विद्वानों के कई मतभेद हैं। कोई कहता है मध्य एशिया से आए हैं, कोई कहता है तिब्बत से आए हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि हर एक विद्वान मतलब जितने इन्होंने इसके बारे में चर्चा की है जिन्होंने, तो उनके हिसाब से आर्यों की उत्पत्ति, आर्यों का मूल निवास कहाँ था उन विद्वानों के हिसाब से। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक, सप्त सैंधव प्रदेश अवनीश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश है जिनका मानना था अवनीश चंद्र दास। ठीक है, अवनीश चंद्र दास का मानना था कि जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे, वो आपके सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। अवनीश चंद्र जी का मानना था कि जो आर्य हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। ठीक, अवनीश चंद्र जी का मानना था। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मर्ष देश, ब्रह्मर्ष देश गंगानाथ झा। ठीक, ब्रह्मर्ष देश के बारे में गंगानाथ झा जी कहते थे कि आर्य कहाँ से हैं, ब्रह्मर्ष देश के हैं। ठीक, आर्य कहाँ से हैं, ब्रह्मर्ष देश से हैं आपके, हैं, और ब्रह्मर्ष देश से हैं। तिब्बत है ना, तिब्बत दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि आर्य कहाँ से हैं, वो तिब्बत से हैं। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आते हैं, तो वो आपके तिब्बत से आते हैं। ठीक है, तिब्बत से आते हैं। और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है ना। उत्तरी ध्रुव का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव ये कौन कहता था, ये बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक जी का मत है कि आर्य कहाँ से हैं, तो वो उत्तरी ध्रुव में निवास करते थे। कहाँ से हैं आपके, तो ये आपके उत्तरी ध्रुव से थे। ठीक, आर्य बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्य उत्तरी ध्रुव से थे। और अपने जो सबसे ज्यादा जो फेमस हैं वो है आपके मैक्स मूलर साहब, मैक्स मूलर जी। ये कहाँ के हैं आपके, तो ये हैं जर्मनी के। मैक्स मूलर आपके कहाँ के हैं, मैक्स मूलर जी, तो ये हैं आपके मैक्स मूलर जी। आपके कहाँ से हैं, तो मैक्स मूलर जी हैं, जर्मनी से हैं। और इनका कहना था कि आर्य जो है, इनका कहना था कि आर्य मध्य एशिया है ना आपका, तो मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं आप लोगों को पता है, मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से ये आपके मैक्स मूलर जी हैं। ठीक है, मध्य एशिया से।
आप लोग जरा कमेंट्स में बताइएगा कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं कि आर्य जो है अपने, ये जो अपने देश में आर्य आए थे, यहाँ पे एशिया माइनर से एक अभिलेख पाया गया है। एशिया माइनर से एक अभिलेख पाया गया है ना। एशिया माइनर वो कौन सा है आपका? बोगस कोई अभिलेख। ये कहाँ पाया गया है आपका? एशिया माइनर। एशिया माइनर, ठीक। बोगस कोई का अभिलेख एशिया माइनर 1400, लगभग 1400 ईसा पूर्व, ठीक है, लगभग 1400 ईसा पूर्व में आपका ये बोगस कोई जो है अभिलेख पाया गया है। 1400 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व से आपका एशिया माइनर से एक अभिलेख पाया गया है। ये वैदिक सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अंदर क्या क्या थी, इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए गए हैं, कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं, ये भी इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि बोगस कोई अभिलेख में कहाँ क्या क्या पाया गया है। ठीक है, बोगस कोई अभिलेख में जो है दो कबीलों, खितन्नी और मितन्नी, ये दो कबीले हैं, दो आपके कबीले हैं जिनका जो है उल्लेख कहाँ पाया गया है? आपका बोगस कोई अभिलेख में पाया गया है। खितन्नी और मितन्नी, खितन्नी और मितन्नी ये आपका बोगस कोई अभिलेख में पाया गया है। ये आपके क्या थे? दो कबीले थे, खितन्नी और मितन्नी। इसका जो साक्ष्य आप कहाँ से पाया गया है? तो ये जो है बोगस कोई अभिलेख से पाया गया है। ठीक है, बोगस कोई अभिलेख से पाया गया है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर इंद्र, एक मिनट, इसके अंदर यही लिखते हैं, इंद्र है ना, नासत्य, इंद्र आपके इसके अंदर कौन कौन से देवता पाए गए हैं? तो इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से देवताओं के नाम पाए गए हैं? तो इसके अंदर इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण, इसके अंदर इन देवताओं का वर्णन हुआ है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि बोगस कोई में कौन कौन से देवताओं का वर्णन मिला है, किन किन देवताओं का वर्णन मिला है, और एक देवता और दे देता है कि इनका वर्णन मिला है या नहीं मिला। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है अग्नि का उल्लेख कहीं नहीं मिला है। इसमें अग्नि का जो है उल्लेख, अग्नि का उल्लेख आपको कहीं भी नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला। जो अग्नि देवता है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा माने जाते हैं। तो अग्नि का जो है उल्लेख आपको कहीं भी बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिला है। अग्नि का उल्लेख आपको कहीं भी बोगस कोई अभिलेख में आपको नहीं मिला है ना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। बोगस कोई अभिलेख जो है, इसमें एक तेर, पंज और सत्य का भी उल्लेख मिला है। बोगस कोई अभिलेख में तेर, पंज और सत्य, तेर, पंज और सत्य का भी अभिलेख मिला है। इसका तेर, पंज और सत्य का उल्लेख आपका बोगस कोई अभिलेख में मिला है। ठीक है, ये तेर, पंज और सत्य का जो अभिलेख मिला है, ये बोगस कोई से ही किकुल्ली नामक एक मितन्नी लेखक ने, ये जो मितन्नी है ना, मितन्नी कबीले का एक किकुल्ली
किकुल्ली है, किकुल्ली नामक लेखक था मितन्नी नामक कबीले में, तो उसने तेर पंज और सत्य का उल्लेख किया है। तेर पंज और सत्य का आपका उल्लेख किया है। ठीक है, मितन्नी नामक कबीले में एक किकुल्ली नामक एक जो है लेखक था, उसने तेर पंज और सत्य का उल्लेख आपका किया है। कहाँ पर? तो बोगस कोई अभिलेख में ये दिया गया है। ठीक है, बोगस कोई अभिलेख में ये दिया गया है। आगे बातें हम लोग कि वैदिक काल में आते हैं, इसको मिटाते हैं। बोगस कोई अभिलेख के सारे पॉइंट्स आपके हो गए हैं। बोगस कोई अभिलेख में अब इससे आगे इसके बाहर कहीं भी नहीं आएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आज अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो अब आते हैं हम वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में वैदिक सभ्यता। ठीक, तो वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल है ना, वैदिक काल ये किन किन भागों में बटा था? तो ये आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया था। दो भागों में आपका ये बांटा गया है। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है आपका। वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है आपका। वैदिक नंबर 1 ऋग्वैदिक काल में, ठीक, नंबर 1 ऋग्वैदिक काल में, और नंबर दो आपका उत्तर वैदिक काल में आपका बांटा गया है। कौन सा? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, ये कब तक का समय था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था आपका, वो था ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल का समय आपका क्या था? वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो आपका समय था, टाइम पीरियड था, तो वो था आपका ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहा ऋग्वैदिक काल में नहीं पाया जाता है। लोहा कहाँ पाया जाता है आपका? उत्तर वैदिक काल में लोहे का वर्णन मिला है। लोहे का जो साक्ष्य मिला है वो आपका, लोहे का साक्ष्य आपको मिला है आपका वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आपका लोहे का वर्णन नहीं किया गया है कहीं भी। ओके, लोहे का वर्णन आपको कहीं भी नहीं मिला है। ये जो पाया गया है लोहा, वो 1000 ईसा पूर्व के समथिंग आपका लोहा कहाँ पाया गया है? उत्तर वैदिक काल में, जब आपका ऋग्वैदिक काल समाप्त हो गया था। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में जो है आपका लोहा का वर्णन मिला है। और उत्तर वैदिक काल को आपका, इसमें सबसे पहली बात तो लोहे का वर्णन मिला है वैदिक काल में, और दूसरी जो बात है, इससे द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी आपका उत्तर वैदिक काल जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोहे का जो साक्ष्य मिला है, लोहे का प्रयोग होने लगा था, और यहाँ पे फिर से कृषि अच्छे से उन्नत अवस्था में होने लगी थी। इसमें आपकी कृषि उतनी उन्नत अवस्था में नहीं होती थी। जब द्वितीय लोहा मिला, उसके साक्ष्य मिले, उसके लोहे का यूज होने लगा, तब आपका द्वितीय नगरीय क्रांति फिर से हुए, और नगरों का जो बसना था, नगर बसे, वहां पे लोग स्थायी रूप से रहने लगे। कृषि, पशुपालन सब आपका फिर से उत्तर वैदिक काल में फिर से होने लगा था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से फिर से आपका होने लगा था। और लोहे के साक्ष्य आपको कहाँ मिले हैं? तो लोहे के साक्ष्य आपको प्राचीन काशी और वाराणसी जिले में, प्राचीन काशी और वाराणसी जिले में भी आपके लोहे के साक्ष्य
मिले हैं, लोहे के साक्ष्य आपको मिले हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में प्राचीन काशी में और वाराणसी में आपके लोहे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आपके मिले, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में भौगोलिक क्षेत्र क्या था? ऋग्वैदिक काल का आपका भौगोलिक क्षेत्र, तो ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र काल का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र आपका जो था, इसमें कई नदियां आपकी पाई गई हैं। ऋग्वैदिक काल में काबुल, ये सारी जो नदियां हैं आपकी, कई नदियां पाई गई। तो नदियों की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में जो नदियां पाई गई हैं, यहां से आप लोगों को दिखेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में नदियां ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में जो नदियां थी आपकी, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं अभी। ठीक, उनकी बात हम लोग अभी कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान की जो नदियां थी वो 4 नदियां थी। पहली कौन थी? कुंभा। कुंभा, इसको किस नाम से जाना जाता है? कुंभा आपका काबुल। ठीक है, कुंभा काबुल के नाम से जानी जाती है। कुंभा काबुल के नाम से जानी जाती है। क्रुम, क्रुम कुर्रम के नाम से जानी जाती है। कुर्रम के नाम से जानी जाती है आपकी। जो दूसरी है वो कुर्रम के नाम से आपकी जानी जाती है। और तीसरी कौन सी है आपकी? गोमती। तीसरी कौन सी है आपकी? तो वो है गोमती। गोमती किस नाम से? तो गोमती आपकी गोमल नाम से जानी जाती है। गोमती आपकी किस नाम से? तो गोमती आपकी गोमल नाम से जानी जाती है। तीसरी नदी गोमती गोमल नाम से जानी जाती है। और जो चौथी है वो आपकी, चौथी है आपकी स्वास्तु, जो स्वात नाम से जानी जाती है। ये आपकी जो चारों नदियां हैं, ये आपकी जो चारों नदियां हैं, ये आपकी 4 नदियां हर एक पेपर के बेस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक पेपर के बेस से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभा काबुल के नाम से जानी जाती है, क्रुम कुर्रम के नाम से जानी जाती है, गोमती गोमल के नाम से जानी जाती है और स्वास्तु स्वात नाम से जानी जाती है। ये ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में पाई जाने वाली ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे जानते हैं हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में इसी में। ठीक, और इसी तरह ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है। सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र में आपकी 7 नदियों का वर्णन मिला है। यहाँ पे इसमें आपकी 7 नदियों का वर्णन मिला है। 7 नदियों का वर्णन आपको कहाँ मिला है? वो आपका मिला है सप्त सैंधव क्षेत्र में। और आपकी 4 नदियों का उल्लेख आपको कहाँ मिला है? तो 4 नदियों का उल्लेख आपका मिला है, वो है आपका ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में 4 नदियों का उल्लेख मिला है। ठीक, और 7 नदियों का उल्लेख आपको कहाँ मिला है? तो ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र में आपको 7 नदियों का उल्लेख आपको मिला है। तो वो 7 नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो है वो है आपकी, पहली है सिंधु। पहली कौन सी है आपकी? पहली है आपकी सिंधु है। दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी है सरस्वती।
सरस्वती। दूसरी है आपकी सरस्वती, दूसरी नदी है। और आपकी जो तीसरी नदी है वो है सतुद्री। सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री। इसको सतलज नाम से जाना जाता है। सतलज, सतलज नाम से जाना जाता है। सतुद्री को सतलज नाम से जाना जाता है। तीसरी नदी आपकी सतुद्री है, इसको सतलज नाम से जाना जाता है। और जो चौथी नदी है वो है आपकी विपाशा। विपाशा, इसको व्यास नदी से जाना जाता है। व्यास के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी, जिसे अब हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं, उसको उस टाइम में विपाशा नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे आपकी कौन सी नदी है? तो आगे आपकी है परुसड़ी। परुसड़ी, इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में। और ऋग्वेद में सप्तसैंदो क्षेत्र में आपका परुसड़ी नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में अब रावी नाम से जाना जाता है। ठीक है, रावी नाम से जाना जाता है। वितस्ता, अगली कौन सी है आपकी? वितस्ता। वितस्ता, वितस्ता को किस नाम से जाना जाता है? तो वितस्ता को आपके झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे कौन सी है? अस्किनी है आगे। अस्किनी, अस्किनी, जिसको चिनाब नाम से, जिसको चिनाब नाम से जाना जाता है। अस्किनी को, अस्किनी कौन सी है आपकी? चिनाब। चिनाब नाम से जाना जाता है। अस्किनी को चिनाब नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये 7 नदियों से घिरा हुआ था। 7 नदियों से घिरा हुआ था। पहली कौन सी थी? सिंधु, दूसरी सरस्वती, तीसरी सतुद्री, चौथी विपाशा, पांचवी परुसड़ी है और छठवीं वितस्ता है, जिसको झेलम नाम से जाना जाता है। और जो अस्किनी है, अस्किनी को चिनाब नाम से जाना जाता है। ये है आपकी 7वीं नदी। ठीक, यह है आपकी 7वीं नदी। तो आप लोग इनको तो आप लोग याद रखिएगा ही याद रखिएगा। साथ में ये जो नाम है ना, उपनाम, जो अब वर्तमान में जिन नदियों को जाना जाता है जिस नाम से, आप लोग उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके इन नदियों को एक कॉलम में और इन नदियों को एक कॉलम में दे दिया जाता है, और वो आपको मिलान करने के लिए दिया जाता है, जिसमें आप लोगों का बहुत चांस होता है गलत होने का। और वो जो आपको अफगानिस्तान की 4 नदियां बताई हैं, उनके भी दोनों ही क्रम आपको याद रखने हैं कि उनको वर्तमान समय में क्या जाना जाता है और ऋग्वैदिक समय में आपको क्या जाना जाता था, उन नदियों को क्या जाना जाता था। ठीक है, आप तो थे ही नहीं रहे होंगे, आपको कौन जानेगा, आपको हमको उन नदियों के बारे में आप लोग दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सप्तसैंदो क्षेत्र की बात हो गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो है गंगा नदी का एक बार, गंगा नदी का सप्तसैंदो क्षेत्र में गंगा नदी का एक बार वर्णन हुआ है, एक बार जिक्र हुआ है। ठीक है, आपका गंगा नदी का एक बार इसमें जिक्र हुआ है। ठीक है, और यमुना नदी का 3 बार, यमुना नदी का 3 बार वर्णन हुआ है। ठीक, 3 बार वर्णन हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए किसी भी पॉइंट्स को। गंगा नदी का आपका एक बार वर्णन मिला है ऋग्वैदिक में, और यमुना नदी का आपका 3 बार वर्णन मिला है, 3 बार आपका वर्णन मिला है। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी, हिमालय की चोटी, उसका क्या नाम है? मूजवंत। हिमालय की उस चोटी का क्या नाम है? मूजवंत। इसका भी वर्णन आपको कहाँ मिला है? ऋग्वैदिक में मिला है। और क्या मिला है आपको? सोमरस, सोमरस का भी वर्णन मिला है। सोमरस का भी वर्णन आपको कहाँ मिला है? तो वो आपका मिला है ऋग्वैदिक में। सोमरस का भी वर्णन आपको ऋग्वैदिक में ही मिला है। ठीक है, ऋग्वैदिक में ही मिला है।
तो आज यहीं तक हम लोग बात करते हैं और कल हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग जान के वहाँ की नदियों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऋग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में चारों वेदों के बारे में आगे बात करेंगे। फिर इसी तरह उनकी संस्कृति, उनकी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल और बहुत ही डिटेल से हम लोग बात करेंगे। आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस जो इतनी क्लास हुई है आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। बहुत ही मेहनत की गई है इसमें। तो आप लोगों को जैसा भी लगे तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक।